ब्रीथ पाकिस्तान के इस आखिरी एपिसोड के साथ मैं हूं शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। हमारा ये स्पेशल सीज़न जो है उसने कोइंसाइड किया एक बड़ी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जो अभी हाल ही में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। उसमें गवर्नमेंट के लोग थे, NGO, पूरे रीजन से यहाँ पे लोग आए, UN के सिविल सोसाइटी के लोग थे। ज़रार, आपने फॉलो किया? मैंने देखे इवेंट को तो फॉलो किया। इवेंट मतलब जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स होना। मुझे थोड़ी सी मैं मायूस, कुछ हद तक मायूस और काफ़ी हद तक खौफज़दा हूँ, लेकिन क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस तो हो जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर बिल्कुल सब ये प्लेज करते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस भी है और एक विल भी है कि कितना हमारे लिए मौसमियाती तब्दीली कितनी ख़तरनाक है। लेकिन जब हम बिल का पढ़ते हैं कि यार $350 बिलियन आपको चाहिए होगा 2050 तक, तो ये सवाल बनता है कहाँ से आने हैं। हाँ, आपने इंटरनेशनल क्लाइमेट पन इंटेंडेड देख लिया है जी। हाँ, ट्रंप सरकार है, वो तो कहते हैं कि जी ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि मौसमियाती तब्दीली नाम की कोई चीज़ है। और आप चाहें या ना चाहें, मेन फंडिंग आपकी वहाँ से ही आती है। एक तरह से ग्लोबल डायरेक्शन भी अमेरिका की तरफ से आती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट आपने क्या करना है। और दूसरी बात है कि अभी हमने कई शोज़ किए हैं इसी मौजू पर, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर। तो यार आप एक चीज़ उठाओ और आपको पता लगता है कि वो दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, और इवेंचुअली एक इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है मसले मसाइल का कि आप मतलब मैं ज़ाती तौर पर अगर कोई मुझे कहे कि यार इन चीज़ों को हल करें, तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि बंदा शुरू कहाँ से करे और ख़त्म कहाँ पे होगा। तो अब शायद फिर एक जहन में आती है कि शायद आप अपने आप से शुरू आगाज़ करें, राइट, कम्युनिटी लेवल पर काम करें। और आप शायद ये ना समझें कि मैं कोई दुनिया बचा लूँगा या मैं मुल्क बचा लूँगा, पहले मैं अपने आप को तो बचाऊँ। हाँ, इन ए सस्टेनेबल वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ग्रीन आर्किटेक्चर पे बात की, ठीक है। अब नाम तो बड़ा मॉडर्न लगता है, लेकिन ये वही तरीके हैं जो हमने सदियों से इस खित्ते में इस्तेमाल किए, राइट। सो गोइंग बैक टू दैट, उसको बेहतर करना, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ताकि इफ़ वी आर नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कम से कम हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो ना रहें जी। तो ये सारी बातें हैं, बहुत टॉपिक्स हैं जो मैं चाह रहा था कि हम कवर कर सकें, लेकिन जाहिर है कि अगेन इतनी एस्पेक्ट्स है। हेल्थ पर आपके इम्पैक्ट है, आपके एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट है जिस पर आपने काफ़ी तफसीली प्रोग्राम किए थे, आपके शहरों पर, आपके देहातों पर। एंड अगेन वही प्रॉब्लम है ना कि अब मुझे तो नहीं समझ आ रही थी कि यार अगर आगाज़ किया जाए तो कहाँ से किया जाए। तो देखें, ये एक रियलाइजेशन ये भी थी इस कॉन्फ्रेंस में कि ये कोई एक सेक्टर का इशू नहीं है, ये एक सीज़न का इशू नहीं है। हमें किसी ने नहीं रोका कि हम क्लाइमेट चेंज के मामलात पे भले कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए, सीज़न ख़त्म हो जाए, हमें इस पे बात करते रहना है। हमारा जो काम है मीडिया में, सिविल सोसाइटी में, कि हम इन इशूज़ पे बात करें। ये भी बात हुई कि जितना बड़ा चैलेंज है, जितने इसके लिए फंड्स चाहिए, तो हमें भी क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना है, लेकिन हमें अपने इंटरनल मामला ठीक करने हैं, अपनी प्लानिंग, अपनी गवर्नेंस। क्लाइमेट चेंज हैज़ टू बी पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन मेकिंग प्लानिंग, चाहे वो इकोनॉमिक प्लानिंग हो, कुछ और हो। तो हम असेसमेंट लेंगे कि कॉन्फ्रेंस ये कैसी रही। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं आज के एपिसोड में। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे दावर भट्ट साहब से, जो कि पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, को फाउंडर हैं क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान के। ये एक कोएलिशन है ऑर्गेनाइजेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करते हैं। और दावर डॉन इंग्लिश पे रेगुलरली यूट्यूब पे एक शो भी करते हैं और इन मामलात को उजागर करते हैं। दावर, आप काफ़ी क्लोजली इन्वॉल्व थे इस कॉन्फ्रेंस के साथ। इस्लामाबाद में भी आपने देखा कितना बड़ा मेला सजा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उसका जो एलामिया सामने आया वो मैंने देखा है। उसमें बहुत सारी अच्छी मज़े की बातें हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा सा पिन पॉइंट करना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि देखें, अगर क्लाइमेट फाइनेंस पे हमें आगे बढ़ना है या हमें क्लाइमेट को टैकल करना है, तो हमें स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट चाहिए गवर्नमेंट के दरमियान और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान। मैं समझ नहीं पाया कि इससे क्या मुराद है, आइडिया क्या है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट कैसे स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म क्या बन सकता है? शाहज़ेब, ज़रार, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। इसका मैं एक्चुअली आई जंप राइट इनटू इट। हम जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हैं उसमें से एटलीस्ट नाउ मेजॉरिटी हैव बैंक अकाउंट। सबके पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट है, चाहे वो इनफॉर्मल तरीके से हो या आपके एक्चुअल रिटेल बैंकिंग के थ्रू हो।
सारों का पैसा वहां जाता है एंड फिर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट सेक्टर आके लोन्स लेते हैं, डेट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उसकी एक मिसाल अब ये देता हूँ, जब हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है क्लाइमेट फाइनेंस, स्टेट बैंक की एक ग्रीन बैंकिंग पॉलिसी है। वो कहती है कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बैंकिंग फाइनेंस एंड डेट वो जानी है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। ग्रीन प्रोजेक्ट से मुराद है कि लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस के सोलर पावर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट प्लांट्स लगाएं, आप जो एनर्जी एफिशिएंसी मैकेनिज्म है उस पे आए, क्लीन ट्रांसपोर्ट पे आए। तो इस सेंस में हमारे यहाँ जो मिकदार प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। रीजन में आप देखें तो रीजन में हमें एग्जांपल इवन कॉन्फ्रेंस में कोट हुआ था दैट इंडिया में अभी 15 to 20% प्राइवेट सेक्टर की तरफ से फाइनेंसिंग आ रही है। इसी तरह बांग्लादेश में 9 to 10% है। हमारे यहाँ वो अभी तक 5% को टच नहीं कर सका। इस साल लास्ट ईयर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, हमारे पास से कुछ प्राइवेट सेक्टर के नंबर्स भी गुजरे हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे और उनकी रिपोर्ट्स के थ्रू। वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इसीलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट ने फाइनली एक टारगेट सेट किया कि आपका प्रोपोर्शन इतना जाए ग्रीन फाइनेंसिंग में। अच्छा, आपको लगा कि जिस तरह करने के लिए फर्दर मैकेनिज्म्स आएंगे, इंसेंटिव्स आएंगे, और जब कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने को, तो सबको पता है कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में मेजॉरिटी आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज आर विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो एक्सटर्नल अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी दावर असेसमेंट देना चाह रहा हूँ कि कैन यू हियर मी? हेलो दावर, आपको आवाज आ रही है? जी जी हाँ, मैं एक्चुअली टाइम कम है, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी असेसमेंट लेना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे जमा किया गया, तो इससे रियलाइजेशन भी है, अग्रीमेंट भी है कि सबको एक साथ काम करना है। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस प्रैक्टिकल स्टेप्स हम क्या देख सकते हैं? क्योंकि और एवरीबडी विल गो अवे हैविंग ग्रेट कॉन्वर्जेशन बट नो एक्शन। आई थिंक देखिए कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि डॉन टीम वाज डीपली इन्वॉल्वड इन द डिजाइन, हम लोग भी बीच में वी वर ट्राइंग टू हेल्प आउट एज वेल। तो आई थिंक नंबर 1 एजेंडा फॉर दिस कॉन्फ्रेंस वाज एक रियलाइजेशन हो कि जो डेवलप्ड मुल्क हैं वो एक साइड पे है, डेवलपमेंट ममालिक पर्टिकुलरली जो हमारे खित्ते के हैं, साउथ एशिया के, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंटर रीजनल डिपेंडेंसी पे है। सो वी नीड टू टॉक मोर टू ईच अदर, और इसी तरह नॉलेज शेयरिंग भी होगी, आइडियाज शेयर होंगे। इस तरह ग्लेशियर्स का बार बार जिक्र हुआ, तो हमने देखा आइस स्टूपास की एग्जांपल लद्दाख से आई, लेकिन हमारी गिलगित साइड में भी ग्लेशियर्स वाला जो ग्लेशियल बर्थिंग जो होती है, सीडिंग वो होती है। सो ये तो आई थिंक मकसद था कॉन्फ्रेंस का। इमीडिएट रिजल्ट यही है कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा साउथ एशिया को ना एक नैरेटिव बिल्ड करना है, और वो इस तरह मिल बैठ के ही हो सकता है। अभी तक और आई डोंट सी एनी वेयर एल्स इन साउथ एशिया इस तरह गैदरिंग हुई हो जहां पे एक कलेक्टिव नैरेटिव डिजाइन किया गया हो बैठ के। मैंने ये सवाल इसलिए किया दावर साहब, मैंने इसलिए किया ये सवाल कि हम जो पिछली जो 2 बड़ी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो क्लाइमेट चेंज पे शऊर उजागर करते रहे, लेकिन साइडलाइंस में हमने देखा कि वो ऑयल एंड गैस की कंपनियां दे वर एक्चुअली कटिंग डील्स, वो आगे की एक्सप्लोरेशन के मुआहदे कर रहे थे। तो मैंने कहा वो लोग तो जो है वो तो एक्शन में बिलीव करते हैं, दे बिलीव, और हम जो है अभी उस स्टेज पर हैं कि हम ज़ाहिर है कि कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, शऊर को उजागर करने की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं अब देखिए शऊर तो मेरा ख्याल है दावर साहब एक काफ़ी हद तक उजागर हो भी गया है। मैं अब बात करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कुछ सक्सेसेस, रिलेटिव सक्सेसेस होंगी बेशक, लेकिन सक्सेसेस हैं कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर की ऑनबोर्डिंग ज़्यादा हो रही है, ग्रीन फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूँ, बहुत अवेयरनेस रेज कर ली आपने भी, हम सब ने भी। क्या सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या आपका ख्याल है कि वी कैन बिल्ड ऑन दिस? ये नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल्स पे आ जाता हूँ। आई थिंक पाकिस्तान से बड़ी सक्सेस स्टोरी सोलराइजेशन की कहीं और पे नहीं है। पाकिस्तान 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर फॉर द लास्ट 4 years चल रहा है, और 10 गीगावाट इक्विवेलेंट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड थ्रू पाकिस्तान बाय द वे बाकी रीजन बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि यही सोलर पैनल्स पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, इवन ईरान जा रहे हैं। सारा रूरल एरिया हमारा सिंध का, GB, आजाद कश्मीर, KP सोलराइज हो चुका है। तो आई डोंट सी ये किस तरह सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसे प्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन दिस इज अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सिर्फ पीपल्स बिलीफ इन कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी की वजह से सोलराइज हो गया पूरा आधा पाकिस्तान। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ 2-3 इनिशिएटिव्स जो अभी लिए गए हैं, जैसे लिविंग इंडस इनिशिएटिव है,
इसके अंदर भी इमीडिएट उसके बेनिफिट्स फॉरन नहीं आएंगे क्योंकि दीज आर एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स, लेकिन इफ दिस गोज बाय अभी उसके टारगेट्स चल रहे हैं 5-10 years में, दिस वुड बिकम अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी क्योंकि ये पूरा एक रिवर बेसन हील हो रहा है। इस तरह की दुनिया में अगेन दोबारा कोई एग्जांपल नहीं है। हमारे यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, आई थिंक वो यही है कि हम नियर टर्म देखते हैं, इमीडिएटली कुछ हो जाए, जिस तरह हमारा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो कभी क्लाउड सीडिंग कर दो, कुछ कर दो, लेकिन दीज आर एक्चुअल सक्सेस स्टोरीज जो हो चुकी हैं और हमें उनको ही उजागर करने की जरूरत है। आई थिंक जरा मैं मेरी बत्ती नहीं गई, एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से ऑफिस की लाइट डिम हो गई है, तो वो थोड़ा सा वीडियो पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स खड़ी हो चुकी हैं और यही अब ट्रांसलेट होगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। आप देखेंगे कैसे चुटकी में पाकिस्तानी कॉस्ट सेविंग की वजह से ईवीज और ई बाइक्स पे जाएंगे, बाइक्स और रिक्शे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे अगले 4-5 साल में। अगेन दिस विल बी अ सक्सेस स्टोरी। सो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, दिस इज हैपनिंग विद द इंटरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स लाइक अस। सो इसको ही आई थिंक विदाउट इंटरफेयरिंग अ लॉट, आप इसको ही सिर्फ स्मूथ कर दें तो दीज आर वेरी बिग सक्सेस स्टोरीज। कार्बन रिडक्शन हो रही है, पोल्यूशन कम हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है आवाम के लिए, ये सब कुछ क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ ही जा रहा है। अच्छा, ये जिस तरह पॉजिटिव नोट है इन द सेंस के देखें जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं सोलर पे, वो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से नहीं जा रहे, वो कॉस्ट की वजह से जा रहे हैं कि इतना महंगा है। मैं खुद सोलर पे हूँ, है ना, और मैं कोई दुनिया बचाने या मुल्क बचाने नहीं निकला था, मैं पैसे बचाने निकले हैं ना। एंड एज अ साइड इफेक्ट अगर एनवायरमेंट भी बच रही है तो ठीक है, सही है। ये जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, इसमें क्या हम उसको भी काउंट कर लें? जो हमारे 10 बिलियन ट्री सुनामी भी था, लिविंग इंडस का एक प्रोजेक्ट है, मैं ख्याल लिविंग इंडस, ये बताएं दावर के इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स के पाकिस्तान कोई एफर्ट खुद से भी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक लिविंग इंडस एंड 10 बिलियन ट्री सुनामी, बोथ बिलियन ट्री सुनामी, आई थिंक उसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमारे नॉर्दर्न एरियाज और केपी में तो बहुत ज्यादा आया, बिकॉज एटलीस्ट क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस जो रेगुलरली हो रहा होता है, द फॉरेस्टेशन कंपोनेंट हैज बेसिकली न्यूट्रलाइज्ड द लॉस। सो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उनके इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं विद फॉरेस्ट्स एंड उन रीजन को। सो बिलियन ट्री सुनामी ने ये किया कि दे बेसिकली क्रिएटेड अ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॉडल। अभी उसको हम और इनकरेज करना चाह रहे हैं थ्रू कार्बन फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी लोग आ रहे हैं कि जिन इलाकों में आपको लगता है कि और खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जिस तरह हमारा पोटोवार का इलाका है, इट्स हिली, लेकिन आलमंड ट्रीज, ऑलिव ट्रीज वगैरह लग सकते हैं, और एग्रो फॉरेस्ट्री वहाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सब इंक्रीज ही होगा, इसको हम कम तरफ, आई डोंट थिंक ये वापस रिवर्सल की तरफ जाएगा। मतलब हमारे कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो रिकग्नाइज हो रहे हैं दुनिया में और हमें उस पर बिल्ड करना है। जो सही चल रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है, उनको स्ट्रैंगल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रेड टेप के साथ। Absolutely. Now, as we know, the United Nations has always played a leading role in combating global challenges, and arguably there is no greater challenge facing the world today than climate change. It is a collective and an existential threat. And with that, we have on the show with us today Mademoiselle Florence Roll, the representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Pakistan, and also the co-lead of the Living Indus project. Thank you so much for joining us, Ms. Roll. My first question, I mean, pardon me if I sound a little cynical, but you know, we've seen conferences being held on an international level. Recently, the Dawn Media Group also held a very comprehensive, very detailed conference on climate change in Pakistan. And when we look at the resolutions and when we look at what's talked about, I mean, it sounds wonderful on paper. But what really is achieved by these conferences other than raising awareness, which we could say that we already have? Have you seen them lead to any concrete realizations and concrete actions? So I think, you know, these conferences, yeah, your question is a bit cynical, but I'll respond. I think these conferences are important. One, and the brief Pakistan conference was very important and will continue to be important. And the first reason, as you said, is about raising awareness. But don't forget that raising awareness, it's not only to the one who knows, but it's a global
with a big outreach. You know, the citizen of Pakistan, do they all know about this existential threat? So for me, you know, the Breathe Pakistan was really, really important for that because of the outreach that it had. So that's the first reason. And let me add on that, because it's easy to raise awareness when there is a big flood, a big drought. You know, the fact that when there is nothing big, it still reminds people that it's a need for urgent action is important. The second one is it brings knowledge. And I would like to give you the example of, you know, I facilitate a session on agriculture, and there was a young farmer who has been, for example, using regenerative agriculture for the past several years, and who was really providing concrete example on how to improve the soil health of his land, was bringing, you know, resilient climate resilient agriculture. So bringing knowledge is also important. Sharing that knowledge is important. And the third one, which I found very interesting from the, you know, Dawn initiative, is that they will follow up. So the resolution brings accountability. And when they will follow up, they will ask to all of us, so what have you done since then? So, you know, I don't think we should be cynical. They really have a role to play. Right. So, I mean, accountability, awareness, collaboration, all good stuff. I want to draw your attention to Living Indus initiative, which is apparently being showcased globally, you know, as something that Pakistan can be proud of. Can you please talk a little bit about it? How is that so crucial to Pakistan's sustainability? So it's crucial for three reasons. The first is exactly an example of what you said at the beginning. It's an existential threat for Pakistan. Why? Because the Indus Basin is, you know, hosting 90% of the population of Pakistan. 3/4 of the economy comes from this basin. 9 of the 10 largest cities is located 50 kilometers from one of the riverbank of this basin. So basically, the life of Pakistan is around this basin. The basin ecosystem is really threatened by climate change because of water, you know, glacier melting too rapidly, because of increase in temperature, which means agriculture needs more water, so less water at the end, etc. So there is a real existential threat, which is the basin, which has given the life of the civilization of Pakistan. Is it going to be able to sustain the life of Pakistan in the next 50, 100 years? So that's the first reason why it's important. The second one, which is really unique in a sense, and this is why it was taken as one of the flagship ecosystem restoration from the UN system, is that it is a unified vision from the north to the south of the country. So everybody from the north to the south relates to this Indus Basin. Some because of the glacier, the other one because of the delta, the other one because of the plain, the whole, you know, irrigation system, but everybody has the same vision, which is we all need to restore the ecosystem. The third one, which is an interesting one, it goes beyond political differences. You know, it started in 2022 with one government. It continued with the next government. It continued with the caretaker government, and now it's still there. And it shows, you know, to me, it really shows the importance of this initiative. It is a vision. It is a vision which has component. It still needs to very concretely land into increased investment into the restoration of this ecosystem. No, I think that's an absolutely critical point. To use an analogy, the Indus River is the jugular vein
of Pakistan. And without that crucial artery, the body that is Pakistan simply cannot and will not survive. Now I'm going to zoom out a little bit now, Mademoiselle Florence, and talk about the global climate framework. Now we have seen in the past many pledges, we have seen a sort of global collective realization, but then a lot of things have changed. And here I'm coming to say the election of Donald Trump and other people like that, who perhaps for whom very clearly climate change is not a priority, especially considering the Paris Agreement withdrawal. So would you say that we are now, I mean, on the one hand, we have these massive challenges. On the other hand, we see that perhaps global attention, or at least from the United States, might move away from climate change. How big of a challenge is that? So for us, for FAO, let me bring back the issue of the global framework for us for FAO. So for us, for FAO, what is essential is that what we call the agri-food system, which means the way we produce the food, the way we process, we transport, we market, we eat the food, this system, the transformation of this system can address climate change, can address biodiversity loss, and land degradation. So for FAO, we have had a consistent and clear messages in all these global framework, which is agri-food system solutions are climate solution, are biodiversity solutions, and our land solutions. So why is that? And I think two key things. The one is, it's very clear, and FAO has demonstrated it in the past, extreme events, so climate change induced extreme events, increase food insecurity. So if you look at the agriculture sector of a country, if the agriculture sector is able to withstand drought or withstand floods and is able to produce the food even in an extreme event, then food insecurity will not increase. So the way the agriculture sector, which is part of the agri-food system, can and should play a critical role in addressing climate change and, as a result, food insecurity. The other one, which is very important in the agri-food system agenda, is the inequality. So FAO released less than 1 year ago, a report which is called Unjust Climate, which has had quite a lot of resonance in the international media, and which is saying, with data, quantitative data, that climate change exacerbates the inequalities between poor and better off households. Absolutely. So, for example, the main thing that they're saying, that the report is saying, is that if there is a heat stress in the world, the difference between the income of poorest and better off increases by 21 billion a year. So, to show the magnitude of this increase in inequalities and the fact that the poorest and women and youth are the one. Yeah. So, if you have your agri-system which are resilient to... let me go back. In developing countries, most of the population is rural, okay? Everyone in a rural area, look at Pakistan, in rural area, they are all related directly or indirectly to agriculture and the agri-food system. So if you don't have a system which is inclusive of the smallholder farmers and the unskilled labor, then climate change will exacerbate these inequalities. So that's, to show you the importance of having these agri-food systems, which can be a solution instead of being a problem. And what is interesting to note is that at the last COP,
we issued a report, which is it's an optimistic message. You know, the nationally determined contribution that each country commit to do to address climate change, both adaptation and mitigation. We analyzed all of them, and 94% of the countries have recognized the importance of investing in sustainable and inclusive agri-food system. So 94% of the countries are committed to invest in these solutions. Okay, sorry, can I just ask the question again? To what extent the work that you are doing will be affected by Donald Trump, his policy, his withdrawal from climate change agreement, pulling funding from climate initiatives? To what extent will it make your job harder? You know, for us, global networks are global forums. So the United Nations, it's more than 190 countries, and we continue to work in these global forums. I mean, they are essential, and our role is, regarding the agri-food system within the United Nations, is to push countries to invest in the solutions. Okay, thank you very much, Florence. And I think one very important point here is that when it comes to Pakistan, right, a living Indus means a living Pakistan. And without this sort of sustainable agricultural safety net, I think that one thing that gets ignored in larger climate change conversations is the potential for societal chaos that climate change can create or exacerbate. So again, you know, it just brings the urgency of the situation to me back to mind. Thank you very much, Mesrol, for your time. प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे रुमीना खुर्शीद आलम से, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर की क्लाइमेट चेंज पे। रुमीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से हमें जूम पर ज्वाइन कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने इतनी देखा कि बड़ी पाकिस्तान के लिहाज से एक बड़ी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, डॉन ग्रुप के तहत हम पूरा इस पर एक अवेयरनेस कैंपेन भी हमने लॉन्च की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एलामिया मैंने देखा फाइनली, उसमें एक बात ये कही गई कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई सेक्टोरियल मामला नहीं है, मतलब ये एक मिनिस्ट्री का ये मसला नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में, हमारे हर बड़े डिसीजन में इसका अमल दखल होना चाहिए। हमें आगे का सोच के अपने फैसले करने चाहिए, चाहे वो ये सब्ज़ पाकिस्तान का मंसूबा हो, वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हों। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सामने रख के, क्लाइमेट रेजिलियंस को सामने रख के फैसले करने हैं। आपके ऊपर जब से ये जिम्मेदारी आई है, आपको ये सेंस मिलता है कैबिनेट में कि हमारे यहाँ हाईएस्ट लेवल पे अभी अवेयरनेस है कि वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वी नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे मदद करने के लिए। और डेफिनेटली जब आपने, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉन मीडिया ग्रुप को, क्योंकि दिस कॉन्फ्रेंस वाज अ ग्रेट माइलस्टोन व्हिच आई थिंक फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, क्योंकि इसकी ना सिर्फ मीडिया के तवज्जुह से इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत जो थी वो थी, क्योंकि देखिए तमाम तर जो मैं समझती हूँ मतलब आप बेफिक्र के जो लोग हैं, उन तमाम तर लोगों को, तमाम तर इंस्टीट्यूशंस को जो है इसके अंदर एंगेज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो, बिकॉज फॉर द क्लाइमेट चेंजेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज सफरिंग। तो मैं समझती हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम तर लोग जिन्होंने इसमें काम किया और दिन रात मेहनत की। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। गेटिंग बैक टू जो आपने कहा कि कैबिनेट की अगर आपने बात की, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि मिनिस्ट्रीज अलाइन, जैसे आपने खुद भी अपने सवाल में कहा कि ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है। डेफिनेटली आवर जॉब इज टू डू द कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल द प्रोविंसेस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन, और इंटरनेशनली भी चीज़ों को हम देखते हैं। लेकिन जहां तक मिनिस्ट्रीज की बात आती है, तो मैं आपको बताती चलूं कि फेडरेशन के लेवल पे ना सिर्फ बल्कि सूबों के साथ भी मिनिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रॉपरली एंगेज है और अलाइन है।
और अब एक प्रॉपर जो हम ग्रीन टैगिंग का जो मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रॉपर आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिपोर्ट जो है वो भी आ रही है कि बाकी तमाम मिनिस्ट्री जो सी हैं वो क्लाइमेट चेंज को पर्सपेक्टिव को रखते हुए ग्रीन टैक्सोनॉमी को के पर्सपेक्टिव को देखते हुए किस तरह से काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कैबिनेट के अंदर अगर आप देखें इवन के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अंडर हिज लीडरशिप अंडर हिज विजन पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज की आवाज है जो कि आपको हु नोज बेटर देन द डॉन के जैसे डॉन ने इनफैक्ट आई रियली अप्रिशिएट के जो डॉन ने अपने न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट एक लिखी है कॉप के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने वजन से बड़ा पंजा मारा है और कॉप पे किस तरह पाकिस्तान ने अपना एक लीडरशिप किरदार जो है वो अदा किया है ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो डेफिनेटली इट्स बीन एवरीवेयर एवरीवन इज लाइक वर्किंग वेरी एक्टिवली जो है क्योंकि बहुत फुटेज के ऊपर इस पे काम करने की जरूरत है और इसमें चाहे जुडिशरी हो मीडिया हो इंस्टीट्यूशंस हो एवरीबडी नीड्स टू बी अलाइन बिकॉज वी हैव टू नॉट ओनली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में हुई जो कि हमने कॉप में भी कहा और इस कॉन्फ्रेंस में भी हुई वो ये थी कि रीजनल सोल्यूशंस रीजनल कोलैबोरेशन क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जो है वो बात की गई कि किस how we can all support each other regional wise how we can do the cooperation। जी अच्छा आपने बात की रीजनल की तो ये बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि सिर्फ मुल्क के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है इस पूरे खित्ते में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लेकिन एक जगह है माहौलियात के इशूज़ और दूसरा है जो हमारे खित्ते में माहौल है रुमीना जी। और जहाँ तक हम भारत की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वाघा बॉर्डर पर आप धुएं को रोक नहीं सकते, आप स्मॉग को रोक नहीं सकते। जो क्लाइमेट चेंज है वो इस पूरे रीजन को सिमिलरली इफेक्ट कर रही है। इस वक्त क्या पॉसिबिलिटी है आपकी नज़र में, क्या आपको लाइक्लीहुड नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगरचे हम एक दूसरे के यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते तो कम से कम क्लाइमेट के इशू पर तो कोई कोऑर्डिनेशन मुमकिन है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए मैंने जैसे रीजनल कोलैबोरेशन की बात की रीजनल सॉल्यूशंस की बात की हमें खुशी है कि कॉप के अंदर भी हम लोगों ने वी ट्राइड टू एंगेज नॉट ओनली और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी मजबूती के साथ बड़ी खुशाइन और खुले दिल का मुजाहरा किया है बातचीत के हवाले से कि आए बैठकर बात करें। लेकिन आई थिंक कि दुनिया और वो तमाम तर लोग जो ह्यूमन राइट्स क्योंकि मैं समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है या जो इशू है वो अब कोई खाली इट्स नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज इट्स मोर ओवर अ ह्यूमन राइट इशू नाउ बिकॉज एवरीवन ऑन द ग्लोब इज हैविंग दे हैव अ राइट टू लिव, दे हैव अ राइट टू यू नो एक अच्छी आबो हवा हर चीज जो है वो उससे रिलेटेड है। जहां तक बात है भारत की तो मैं उस पर कहती हूँ कि पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमने देखा कि बहुत अपना कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने हमेशा बड़े खुले दिली के साथ बात की कि आइए हमें बैठ के बात करनी है क्योंकि जैसे हम तो पाकिस्तान में बिलखुसूस तौर पर ये बात की जाती है कि बच्चे और जो हैं और घर सबके सांझे होते हैं, मुश्किलें सबकी जब पड़ती हैं तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज प्लेड देयर पिवटल रोल, वी आर प्लेइंग आवर पिवटल रोल नाउ। द थिंग इज फ्रॉम दैट साइड बट a very strong thing which I wanted to share कि civil society and people from the India side they are willing, they wanted to, so now it's all on the government of the India how they wanted to take up this thing because Pakistan जो है वो तो इस पे अपना किरदार अदा कर रहा है और खुले दिल से बात भी कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं। लेकिन I think it's now for them कि how they going to act on this thing. Ball is in their court. Ball is in their court ना और उनकी पब्लिक से भी डिमांड है ball is in their court। अच्छा अगर हमारी कोर्ट की हम बात करें तो मैं मानता हूं कि अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो हम जानते हैं सिर्फ एक न्यूज रूम में कोऑर्डिनेशन करने की एक्सपीरियंस से कि कितना मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो आपको सैल्यूट बिकॉज दिस इज अ वेरी टफ जॉब टू डू टू मेक पीपल वर्क टुगेदर। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन, मानते हैं कोऑर्डिनेशन, हम मानते हैं कि विल भी है और अवेयरनेस है पाकिस्तान में ऑन द फेडरल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, लोकल लेवल, जहां पर भी कैपेसिटी की अगर हम बात करें रुमीना जी, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि यार सन 2050 तक $350 बिलियन की जरूरत है तो मेरा दिमाग हिल जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि यार इतने पैसे कहां से आएंगे। तो इन कितना बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो महदूद वसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इतने एक बड़ी चैलेंज को टैकल किया जाए। जी देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि पाकिस्तान ने 2022 के जो फ्लड्स आए उसके अंदर के जो लॉसेस और उन लॉस एंड डैमेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक ह्यूज मैसिव नंबर व्हिच यू हैव कोटेड योरसेल्फ इज देयर।
इस चैलेंज से निकलने के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान इज ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मैं आपको बताती चलूं कि हमारी पूरी कोशिश है फ्रॉम द डे आई हैव जॉइंड, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द April 4th till now, the record is there, like we have tried our level best to reach out to those all programs where we can get the access, good access of the funding or the grants for the Pakistan. I'm not talking about the loan, I'm talking about how we can come up with those, हम किस तरह से काम कर सकते हैं, capacity को कैसे raise किया जा सकता है. I try to do more and more coordination, and I never said that I'm an expert, because I think we always need to engage the experts and to come up with the bankable projects and to reach towards the climate funding, which is available globally, not in billion, it's in trillions. So in that way I would really मैं आपसे कहना चाहूंगी कि Pakistan is trying our level best to engage all those forums and to not only engage, to reach out to those कि हम किस तरह से जो है वो चीजों को कर सकते हैं, और हर जगह पे इसीलिए बार बार not only Pakistan is asking for ourselves, in fact for the all vulnerable countries, कि हमें जो फंडिंग है, justice towards funding, climate justice जो है जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो सी है access towards the funding जो है वो उसके अंदर आती है. दूसरी चीज जो सी मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने हमेशा हम जब भी जहां पर भी बात कर रहे हैं इन तमाम तरह चीजों को अलाइंस करने की बात है अपने जो दोस्त ममालिक है, कैसे हम, because I in the COP as much like very clearly I've mentioned that we Pakistan, we don't want any aid. We want the trade. How we can bring the money towards Pakistan, because that is the right of the people. And then moreover in the conference as well, Breathe In conference के अंदर भी और COP के अंदर भी मैंने बारहा इस बात को mention किया है कि regional solutions, regional collaboration and to create the risk pool of these vulnerable countries. रोमिना जी, sorry, यही हमारे पास थोड़ा सा टाइम महदूद है. मैं बस आखिर में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई, आप बातें भी बहुत अच्छी कर रही हैं, एक्शन पॉइंट्स क्या निकल कर सामने आए आपके लिए जिनको आप फॉलो अप कर रही हैं? पहली बात है कि मैं सिर्फ बातें नहीं कह रही, हम काम भी कर रहे हैं, देखें. लेकिन जो कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है, मैं उस पर ये कहना चाहूंगी कि उसके अंदर जो एक्शनेबल चीजें हैं वो देवर ऑब्वियसली एज आई हैव सेड सो अगेन एंड अगेन द रीजनल कोलैबोरेशन की सबसे बड़ी बात हुई. उसके बाद आई हैव मेंशन्ड दिस वेरी क्लियरली एंड आई हैव रिक्वेस्टेड दैट वी नीड टू कम अप विद द इंटरनेशनल मीडिया क्लाइमेट कॉकस. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्रेशर ग्रुप्स एज मच राइट पीपल प्रेशर जो है वो बहुत जरूरी है ग्लोबली एक दूसरे के साथ चलने के लिए. सो इसके अंदर मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है जो कि आई एम ग्लैड दैट मतलब आप चाहती हैं कि हम अपनी कैंपेन जारी रखें, एक और कॉन्फ्रेंस मतलब देखिए शोर जगह माँ भी बच्चे को दूध उस वक्त देती है जब बच्चा शोर मचाता है. हम मीडिया पे हम कोशिश करेंगे, हम लगे रहेंगे. बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. थैंक यू. ये लगे रहना चाहिए, शोर मचाते रहना चाहिए. थैंक यू. अक्सर आई मीन अगर इसको हम समाप्त करें कि यार क्या फ़ायदा है आवाज़ उठाने का, तो जब हम किसी भी इशू को कवर करते हैं जैसे हमारे शो पे या मीडिया पर, आधे वक्त हमें पता होता है कि इस कवरेज से शायद कोई डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा. लेकिन जब यू हैव टू कीप मेकिंग नॉइज एंड यू हैव टू कीप पुटिंग द प्रेशर अप, तो फिर इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका एक बहुत अहम किरदार होता है कि जी डोंट फॉरगेट अबाउट अस, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस इशू, because the issue is not going to forget about you. ठीक है, गुड. चलें इसी पॉजिटिव नोट पे हम लेंगे आपसे इजाज़त. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये सीरीज़ देखी. हम आप डॉन न्यूज़ देखते रहें. क्लाइमेट चेंज का इशू कहीं नहीं जा रहा, हमारी कवरेज में ये चलता रहेगा. फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.